अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की हमने थोड़ी डिटेल पढ़ी थी। आज हम उसके एमसीक्यूज़ पे थोड़ा फोकस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है दैट इज़ फोटोकेमिकल स्मोक नॉर्मली डज नॉट कंटेन। अब फोटोकेमिकल स्मोक में हमारे पास नॉर्मली क्या नहीं होता, वो हमारे पास राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। हमारे पास जो स्मोक होती है, फोक और स्मोक का जो मिक्सचर होता है हमारे पास, उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। ये वाले पोल्यूटेंट्स हमारे पास प्रेजेंट नहीं होते। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारे पास है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज़ कॉज्ड ड्यू टू। अब ओजोन लेयर की जो डिप्लेशन है वो किस वजह से हो रही है, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है फ्यूरॉन, जो कि मेरे ये कलर्ड उसमें है। फ्यूरॉन्स जो हैं ये ओजोन की डिप्लेशन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और ये डिप्लेशन ज़्यादातर जो ओजोन की है वो फ्यूरॉन से कॉज हो रही होती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। BOD वैल्यूज़ ऑफ क्लीन वाटर इज़ लेस देन 5 ppm। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ड्रिंकिंग वाटर pH शुड बी बिटवीन 5.5 to 9.5। अब यहाँ पे हमारे पास जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने करना है। तो हमारे पास अब तक जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो हमारे पास तकरीबन ठीक हैं। ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। जो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि इस MCQs के हवाले से हमारे पास रॉन्ग इंसर्ट की गई है। डैट इज़ डिज़ोल्व ऑक्सीजन कंसनट्रेशन बिलो 5 ppm इज़ आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ फिश। अब उन्होंने कहा जो हमारे पास ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है वो 5 ppm होनी चाहिए ताकि फ़िश की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तौर पर होनी चाहिए। तो हमारे पास ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, हमारे पास ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फाइंड द सेकेंडरी पोल्यूटेंट अमंग दीज। अब हमारे पास जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट हमारे पास हमारे पास दो तरह के पोल्यूटेंट्स हैं, एक है प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो इसमें हमारे पास जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है वो हमारे पास PAN है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं तो है द रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन। जो एनर्जी रिलीज़ की जाती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है। इस वजह से हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास है LM's कैपेसिटी टू प्योरीफाई वाटर इज़ 2। अब LM's की क्या ख़ासियत है कि वाटर को प्योरीफाई करने में, वो है इम्प्योरिटीज़ को जो है वो ये इकट्ठा कोगुलेट कर देता है, जमा देता है, जिसके हम बाद में उसको फ़िल्टर कर लेते हैं और इजीली हमारे पास प्योर वाटर अवेलेबल हो जाता है। द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब हमारे पास एटमॉस्फेयर के आपको पता है 4 नेक्स्ट सेगमेंट्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर। अब यहाँ पे जो सबसे कोल्डेस्ट रीजन है एटमॉस्फेयर का वो है मेसोस्फेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज़ नॉट अ कॉमन पोल्यूटेंट। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हम सबको पता है कि ये एयर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। एयर पोल्यूशन ज़्यादातर नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी वजह से कॉज हो रही होती है। तो हमारे पास यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कॉमन कौन सा नहीं है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास कॉमन है। जो स्पेसिफिक हमारे पास पोल्यूटेंट आ जाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में वो आ जाता है N2O5। तो हमारे पास ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं द कंपाउंड एसेंशियल फॉर द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस हैज़ दिस एलिमेंट। अब उन्होंने कहा है जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी कंपाउंड हमारे पास एसेंशियल होता है उसमें कौन सा एलिमेंट जो है वो नेसेसरी है, तो हमारे पास मैग्नीशियम है, वो नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है और ये फ्लरिश करता है हमारे प्लांट्स को। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इन द एयर N2 एंड O2 अगर नेचुरली बट दे डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज। अब उन्होंने कहा जो हमारे पास एयर है वहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये रिएक्ट नहीं कर रहे होते ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से। क्यों? तो उसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वह द रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक। हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो एंडोथर्मिक होता है। जब हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन रहे होते हैं तो वहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास एयर के अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स नहीं बन रहे होते।
नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ मच कूलर डज द एयर गेट फॉर एवरी 1 किलोमीटर इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड इन द ट्रोपोस्फेयर। अब हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें, जैसे जैसे हम अपने एटमॉस्फेयर के ऊपर लेवल्स पर जाना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास रीजन जो है वो कूल होना स्टार्ट हो जाता है, टेम्परेचर जो है वो जो ग्रेजुअली है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो उन्होंने कहा जो जैसे हम 1 किलोमीटर स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कितना डिग्री जो है वो एल्टीट्यूड जो है वो गिर जाता है, तो वो हमारे पास आंसर करेक्ट जो है वो है 6.5 डिग्रीज़। 6.5 डिग्रीज़ हमारे पास जो हम अल्टीट्यूड है वो उसका टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस पास थ्रू ऑक्सीजन इन द एयर। अब उन्होंने कहा है इसमें जो हमारे पास फॉलोइंग ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रोड्यूस होती है जब हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस है ऑक्सीजन में से पास करवाए जाते हैं। तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड है वो कंपाउंड कह रही हूँ, जो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा चीज़ बनती है वो है ओजोन। ओजोन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है जब भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा होता है ऑक्सीजन में से, जब भी हम लोग किसी चीज़ को पास करवाते हैं तो ओजोन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ लेड कंपाउंड। अब लेड आप सब जानते हैं, लेड जो है वो एक प्लूटेंट है। प्लूटेंट एयर पोल्यूशन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉज हो रही होती है। इसके साथ साथ हमारी जो वाटर पोल्यूशन है वो भी इंक्रीज़ कर रही होती है। तो सबसे ज़्यादा लेड प्रोड्यूस किस वजह से हो रही है, तो हमारे पास जो आंसर है इसका वो है एग्जॉस्ट फ्यूम्स और ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो मोटर व्हीकल्स में से जितना भी फ्यूम्स एग्जॉस्ट हो रहा होता है वो सारा लेड हमारे पास लेड को प्रोड्यूस कर रहा होता है। लेड कंपाउंड से ज़्यादा मोटर व्हीकल्स में से प्रोड्यूस हो रहा होता है और ये पोल्यूशन का भी बाइस बनता है। अब एज अ केमिस्ट हमारी जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट एज अ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को चेक करें कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं और ऐसे कौन से हम लोग लाहे अमल कर सकते हैं जिसकी वजह से हम अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से महफूज कर सकते हैं। ये कौन से ऐसे इकदाम हम कर सकते हैं जिसकी वजह से हम अपने इन्वायरमेंट को कम से कम पोल्यूटेड रखें। तो ये एज अ केमिस्ट इन्वायरमेंटल केमिस्ट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो अगर लेड हमारे पास मोटर व्हीकल्स में से प्रोड्यूस हो रहा है तो इट्स मीन हमें कुछ इस तरह की रद्दोबदल लेकर आनी चाहिए हमारे लाइफस्टाइल में, ताकि हम लोग पोल्यूटेंट्स को कम कर सकें और अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकें पोल्यूशन से। देन अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो हमारे पास है द एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लेयर्स। एटमॉस्फेयर हम सब जानते हैं कि इसकी मुख्तलिफ लेयर्स हैं। तो कितनी लेयर्स हैं हमारे पास वो हम पहले ही लोअर लेवल्स पर हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं एटमॉस्फेयर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ मच हायर कैन बी द टेम्परेचर इनसाइड अ ग्रीन हाउस एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड। अब ग्रीन हाउस के अंदर कितना टेम्परेचर होता है और उसके बाहर कितना टेम्परेचर होता है, तो इस हिसाब से हम लोग बात करते हैं कि ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर कितना हाई रखा जाता है आउटसाइड की निस्बत। तो यहाँ पे है 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड हायर रखा जाता है ताकि इनसाइड जो इन्वायरमेंट है उसको सेव किया जा सके या उसको बैलेंस किया जा सके आउटसाइड के हिसाब से। तो ग्रीन हाउस में 10 टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो हायर रखा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिनोमेना ऑफ एसिड रेन गेन इंपॉर्टेंस इन। अब एसिड रेन हम सब जानते हैं ये सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड सब इंडस्ट्री में से निकलते हैं धुएं के तौर पे। तो ये हमारे एयर में जाते हैं, वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिड रेन कोज करते हैं। और जब ये एसिड रेन फॉल ऑफ होती है तो हमारे जो मार्बल्स होते हैं इनको भी डिस्ट्रॉय कर रही होती है। इसके अलावा हमारे वाटर लाइफ जितनी भी होती है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है, वो सारी डेड होना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले एसिड रेन को इम्पोर्टेंस कब मिली थी, कब गौर किया गया था एसिड रेन पे, तो वो ईयर था 1950s पर एसिड रेन को इम्पोर्टेंस मिली थी और इस पर अमल किया जाने लगा था कि किस हिसाब से हम लोग एसिड रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, एसिड्स को जो हमारे फ्यूम्स हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं ताकि इंडस्ट्रियल से जो वेस्ट है वो कम से कम रिलीज़ किया जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म कार्सिनोजेनिक। क्लोरोफॉर्म सबसे ज़्यादा किसको हमारे बॉडी ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर रही होती है, कौन सी जगह हमारे की डिजीज़ कोज कर रही होती है, तो लीवर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा होता है क्लोरोफॉर्म से। तो ये वहाँ पे इसका सारा फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और लीवर जो है वो ब्लड बनाना बिल्कुल बंद कर देता है जिसकी वजह से हमारी डेथ वाक़या हो सकती है।
विच वन इज़ मोर टॉक्सिक। तो हमारे पास नीचे ऑप्शन है गोल्ड, मरकरी, कार्बन, फेरस। इनमें से सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो है वो मरकरी होता है। हम सब जानते हैं कि जो थर्मोमीटर्स होते हैं उनके अंदर भी मरकरी को लिक्विड मरकरी जो है वो इंसर्ट की जाती है, और जैसे कहते हैं कि अगर थर्मोमीटर गिर जाए तो उसको नहीं उठाना चाहिए हाथ से, क्योंकि उसके अंदर जो लिक्विड मरकरी होता है वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक होता है कि अगर आपके हाथों में कोई भी कट वगैरह है तो उसके कट से अगर वो लिक्विड मरकरी अंदर चला गया आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के साथ डिफ्यूज़ हो गया, तो आपकी डेथ हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं DDTA इस DDTA क्या है? ये एक इंसेक्टिसाइड है जो हम क्रॉप्स वगैरह में यूज़ करते हैं, और ये इंसेक्ट्स को किल करने के लिए हेल्प कर रही होती है। द लार्जेस्ट रिसाइकल्ड आइटम इज़, अब हम सब जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको रिसाइकल किया जाता है, और हम अपने जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको कंजर्व कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को भी कंजर्व कर सकते हैं जो भी न्यू चीज़ बनाने में इस्तेमाल होती है। तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रिसाइकल आइटम जो है वो हमारे पास न्यूज़पेपर है, या पेपर हम कह सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा रिसाइकल होता है, और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी पेपर ही हो रहा होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डायोक्सिन, अ क्लास ऑफ कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स इज। अब जो सिग्निफिकेंट सोर्स है कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स का वो क्या है? वो लैंडफिल नहीं है, वो इफ्लुएंट भी नहीं है, वो लीचेट भी नहीं है, वो इंसिनरेशन है। इंसिनरेशन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा होता है, सबसे ज़्यादा अमल में होता है जब कार्सिनोजेनिक कंपाउंड जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, वो इंसिनरेशन की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द मेन पोल्यूटेंट ऑफ लेदर टैनरीज इन द वेस्ट वाटर इज़ ड्यू टू द सॉल्ट ऑफ। अब जो लेदर टैनरीज में जो है वो सबसे ज़्यादा जो पोल्यूटेंट है वो किस सॉल्ट की वजह से हो रहा होता है, तो वो हमारे पास आंसर है क्रोमियम 6। क्रोमियम 6 की वजह से लेदर टैनरीज में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट कॉज हो रहा होता है, या सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट जो वेस्ट वाटर है उसके अंदर रिलीज़ किया जा रहा होता है। द पर्पस ऑफ रिसाइकलिंग इज़ टू, अब हम सब जानते हैं रिसाइकलिंग 3R स्ट्रेटजीज़ पर वर्क कर रही होती है। तो इसका मकसद क्या होता है हम रिसाइकलिंग का, कि एक तो हम अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको, ज़ाहिर बात है जब हम न्यू सिरे से कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं तो हमें वहाँ पे एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर हम कोई भी चीज़ पहले से बनी हुई है, हम उसको सिर्फ थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एनर्जी बच जाती है जिसको हम फ्यूचर के लिए सिक्योर कर सकते हैं, दूसरी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम हमारे जो सोर्सेज होते हैं हम उनको भी कंजर्व कर सकते हैं, उनको भी महफूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स होते हैं खामाल, हम उसको भी कंजर्व कर सकते हैं और हम उसको फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब तक रिसाइकल्ड हो रहा है कोई भी कंपाउंड या कोई भी आइटम, तो हम रिसाइकल करते हैं ताकि हम अपनी इन तीनों चीज़ों को कंजर्व कर सकें और फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकें। तो ऑगस्ट नेक्स्ट चलते हैं। तो ऑगस्ट मिस्ट डिस्कवर्ड इन द मिड ऑफ 17th सेंचुरी। अब 1950s में हमारे पास एसिड रेन को इम्पोर्टेंस मिली थी, उस पर अमल किया जाने लगा था, उसको कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाने लगे थे। तो ऑगस्ट स्मिथ एक साइंटिस्ट था जिसने 17th सेंचुरी में एसिड रेन को डिस्कवर किया था कि किस तरह से एसिड रेन प्रोड्यूस होती है, किस तरह से हमारे जो इंडस्ट्री से फ्यूम्स वगैरह हैं वो इवेपोरेट होते हैं, हमारे एयर पोल्यूशन में, एयर में जा रहे होते हैं और वहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड रेन कोज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओजोन एक्ट एज। ओजोन किस तरह से वर्क कर रही होती है? ओजोन हमारे पास ऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करती है, हमारे पास सेवर के तौर पे भी काम करती है, और प्लूटेंट के तौर पे भी काम कर रही है। सेवर हमारे, आपको पता है, अर्थ के इर्द गिर्द एक ओजोन लेयर है जिसकी वजह से जो है वो जो सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो हमारे अर्थ तक कम से कम पहुंच रही होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ ओजोन जो है हमारे लिए एक पोल्यूटेंट भी है। अगर हम टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो क्या होता है, वही जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारी अर्थ पे आ रही होती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जब ऊपर ओजोन लेयर की तरफ जा रही होती है तो वहाँ पर ट्रैप हो जाती हैं, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंगिसाइड्स आर द पेस्टिसाइड्स विच। अब फंगिसाइड्स हम सब जानते हैं कि ये एक ऐसे फर्टिलाइज़र्स हैं या ये फिर ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो कि फंगस की ग्रोथ को रोकते हैं। जितने भी कोई भी ऐसे इलाका है जहाँ पे फंगस बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम फंगिसाइड्स यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये क्रॉप्स वगैरह में, ये खेतों वगैरह में यूज़ होता है।
फसलों में यूज होता है ताकि फंगस की ग्रोथ को रोका जा सके और अपनी जो क्रॉप्स हैं उनको सेव किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन रिसाइकल डोमेस्टिक मटेरियल। अब डोमेस्टिक मटेरियल मतलब घरेलू इस्तेमाल की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से सबसे ज़्यादा रिसाइकल्ड होने वाली चीज़ ग्लास भी सबसे ज़्यादा रिसाइकल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं पेपर हम सब जानते हैं कि ये लार्जेस्ट रिसाइकल आइटम है। इसके अलावा प्लास्टिक भी काफ़ी हद तक जो है हमारे पास रिसाइकल्ड हो रहा होता है, स्टार्ट से लेकर एंड तक इसको हम रिसाइकल करते रहते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। ये सारे डोमेस्टिक मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि हम लोग रिसाइकल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्लेशन ऑफ ओजोन की। डिप्लेशन ऑफ ओजोन इज़ मोर ड्यूरिंग द मंथ। अब ओजोन की डिप्लेशन ऐसे कौन से मंथ्स हैं ईयर के जिसमें सबसे ज़्यादा ओजोन डिप्लेशन हो रही होती है? तो जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है सितंबर टू नवंबर। सितंबर टू नवंबर हमारे पास ओजोन की जो डिप्लेशन है वो सबसे ज़्यादा हो रही होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड अप टू किलोमीटर्स। अब जो ओजोन है वो स्फीयर में कितने किलोमीटर्स तक एक्सटेंड की हुई है? तो वो है हमारे पास करेक्ट आंसर है 15 टू 40 किलोमीटर्स हमारे पास जो ओजोन है वो एक्सटेंड की हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज एन इंडिकेटर ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। अब जो ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं उनमें से हमसे पूछा गया है कि वो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा इंडिकेटर के तौर पर कौन अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है? तो हमारे पास जो एपिफाइटिक लाइकेंस हैं वो सबसे ज़्यादा जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है वो कॉज कर रहे होते हैं, अपने सबसे ज़्यादा इंडिकेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1984 द भोपाल वाज ट्रेजिडी लुक्ड प्लेस बिकॉज मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब 1984 में भोपाल ने क्या चीज़ नोटिस की थी? तो उन्होंने जो मिथाइल आइसोनाइड को रिएक्ट करवाया था वाटर के साथ और उन्होंने एक ट्रेजिडी प्लेस की थी जिसकी वजह से बहुत सारे रिएक्शंस जो थे, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वायरमेंट को पोल्यूटेंट्स को उन्होंने कंट्रोल किया था, पोल्यूशन वगैरह को कंट्रोल किया था। तो ये 1984 में भोपाल ने ये ट्रेजिडी प्लेस की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन। अब नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन क्या है? वो है इसका जो हमारे पास आंसर है वो है रिडक्शन इन द सॉइल प्रोडक्टिविटी ड्यू टू इरोजन एंड ओवर यूज़। अब जो हमारे पास नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन क्या है हमारे पास कि हम जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारे जो सॉइल है उनके अंदर से मिनरल्स ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं और जब मिनरल्स ख़त्म होते हैं तो वो ज़मीन बंजर हो जाती है और बंजर होने की वजह से क्या होता है, हमारे पास वो फसलें उगाने के काबिल नहीं रहती, इरोजन हो जाता है वहाँ पे और वो दोबारा से रीयूज़ करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस हो रही होती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन दैट अकर्स इन सनलाइट इज़। अब एयर पोल्यूशन जो सनलाइट में अकर हो रही होती है उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? हम उसको ऑक्सीडाइजिंग स्मोक का नाम देते हैं। स्मोक आप सब जानते हैं कि स्मोक और फोग का मिक्सचर स्मोक कहलाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग स्मोक सबसे ज़्यादा सनलाइट में अकर हो रही होती है जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जो है वो अपना खिदमत सर अंजाम दे रही होती है ऑक्सीडाइज स्मोक में। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। नेक्स्ट हम बात करते हैं द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बिटवीन 10 किलोमीटर्स टू 50 किलोमीटर अबव द सी लेवल इज़ कॉल्ड एज। अब जो एटमॉस्फेयर की लेयर हम सब जानते हैं कि 4 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। तो जो सी लेवल से थोड़ा ऊपर 10 टू 50 किलोमीटर जब एक्सटेंड की हुई है उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? वो हमारे पास जो वो पूरा रीजन होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन कोल्ड वाटर कैन गो अप टू। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीजन की डिज़ोल्व कंसंट्रेशन होती है कोल्ड वाटर में वो कितने हद तक जो है वो डिज़ोल्व हो रही होती है ऑक्सीजन? तो हमारे पास आंसर है 10 ppm यानी 10 पिकोमीटर्स। हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो ठंडे पानी में एब्जॉर्ब हो रही होती है, डिज़ोल्व होती है, उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास 10 ppm होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द क्वांटिटी ऑफ DDT एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन। अब DDT हमने पढ़ा था, ये एक इंसेक्टिसाइड है। तो हमारे फूड चेन में ये किस लेवल पर DDT जो है वो कितनी क्वांटिटी रखते हैं? तो हमारे पास जो हर लेवल है वहाँ पे DDT की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ करती रहती है। ये नहीं कि एक लेवल में कम हो रही है तो दूसरे लेवल में ज़्यादा हो जाएगी, ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ लंडन स्मोक टेक्स प्लेस इन।
अब स्मोक की सिर्फ एक टाइप नहीं है, ये एक और स्मोक है जिसको नाम दिया गया है लंदन स्मोक का। अब ये कब प्लेस कर रही होती है, ये कब पैदा हो रही होती है, तो इसका जो वक्त है, ये जिस टाइम पे प्रोड्यूस हो रही होती है वो है विंटर ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम। ये सर्दियों के मौसम में हमारे पास सुबह के टाइम में प्रोड्यूस हो रही होती है। हम सब जानते हैं कि सर्दियों में सुबह सुबह फॉग होती है, लेकिन जो लंदन स्मोक की बात करें तो ये सिर्फ स्मोक अगर रहती है तो कुछ अर्सा कुछ दिन तक मतलब रहती है, सुबह से अगर स्टार्ट हुई है तो वो शाम तक रहती है। लेकिन अगर हम लंदन स्मोक की बात करें तो ये सिर्फ विंटर में मॉर्निंग के टाइम होती है, दिन में और रात में ये स्मोक नहीं होती। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रूअरी एंड शुगर फैक्ट्रीज वेस्ट ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ अ वाटर बॉडी बाय इंक्रीजिंग। अब जो ब्रेवरीज और हमारे पास शुगर फैक्ट्रीज होती हैं, ये हम अपनी जो वेस्ट की क्वालिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही होती है, और सारा जो वेस्ट है वो वाटर बॉडीज़ में ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है, यानी वाटर में रिलीज़ किया जा रहा होता है। तो ये किस वजह से इंक्रीज़ हो रहा होता है, हमारे पास COD एंड BOD की वजह से हमारे पास ये सारा इंक्रीज़ कर रहा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन अ कोल फायर्ड पावर प्लांट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर इंस्टॉल्ड टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ। अब जो जो हमारे पास कोल फायर पावर प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि किस चीज़ की इमिशन को रोका जा सके, वो SPM की जो है हमारे पास इमिशन को रोका जाता है। हम सब जानते हैं कि हमारे जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं वहाँ से बहुत सारे डेंजरस और टॉक्सिक मटेरियल्स जो हैं वो रिलीज़ करवाए जाते हैं, एटमॉस्फेयर में जा रहे होते हैं, जो एयर पोल्यूशन कोज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स जो हैं वो कोल फायर पावर में इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि SPM की जो है वो एमिशन को रोका जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं द अनफेवरेबल ऑल्टरनेशन ऑफ इन्वायरमेंट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ टर्म्ड एज। जो भी अनफेवरेबल ऑल्टरनेशन हो रही होती है हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर रही होती है, जो अफेक्ट कर रही होती है, उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, हम उसको पोल्यूशन का नाम देते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ को एक तो डिस्टर्ब कर रहा होता है, बहुत सारी डिजीज़ कोज कर रहा होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ साथ हमारी जो वाइल्ड लाइफ होती है, हमारी वाटर लाइफ होती है, इनको भी डिस्टर्ब कर रहा होता है, और ये बहुत अनफेवरेबल चेंजेस लेकर आते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। तो जितनी भी अनफेवरेबल कंडीशंस हमारे इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस हो रही होती हैं, उन सबको हम पोल्यूशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन। सल्फ़र डाइऑक्साइड पोल्यूशन का सबसे बेस्ट इंडिकेटर क्या है? लाइकन्स जो हैं वो SO2 पोल्यूशन को बहुत जल्दी इंडिकेट कर लेते हैं, और लाइकन्स की वजह से ही हमें पता चल रहा होता है कि यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड की जो है वो मिकदार ज़्यादा हो गई है और ये पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लाइकन्स जो हैं वो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंडिकेटर्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैवी डस्ट कैन कोज। अब जो हैवी डस्ट है वो क्या प्रोड्यूस करती है, हमारे पास हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें क्लोजर ऑफ स्टोमेटा होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वाटर एयर के साथ जब हमारे पास जो डस्ट होती है उसके अंदर जितने भी हैवी डस्ट से मुराद यहाँ पे ये है कि जो सॉइल में जो पोल्यूटेंट्स वगैरह शामिल हो जाते हैं उनको हम लोग हैवी डस्ट का नाम देते हैं। तो जैसे ही वो पोल्यूटेड एयर जो है वो प्लांट्स में जाती है तो क्या होता है, दिन के टाइम ज़ाहिर बात है स्टोमेटास जो हैं वो ओपन होते हैं। तो जब ओपन होते हैं तो उसमें जब एयर पास की जाती है तो वो सारे जितने भी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्टोमेटा है उसकी क्लोजरिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन। अब नीचे ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, वो सबसे ज़्यादा मेजर कॉज कौन सा है पोल्यूशन का, वो है हाइड्रोकार्बन गैसेस। हाइड्रोकार्बन गैसेस जो हैं वो हमारे पास सबसे मेन कॉज है हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन को कॉज करने का। जितनी भी एयर पोल्यूशन हो रही है हमारे पास, वाटर पोल्यूशन हो रही है, सॉइल पोल्यूशन हो रही है, सारी हमारे पास हाइड्रोकार्बन गैसेस की वजह से हो रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीना मैटर डिजीज़ व कॉज बाय पोल्यूशन ऑफ वाटर बाय। अब मीना मैटर डिजीज़ जो है ये किस वजह से कॉज हो रही होती है, ये वाटर में जब हमारे पास मरकरी की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाती है,
इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वाटर में रिलीज़ कर दिया जाता है, जिसमें मर्करी की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, हमारी जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो भी ड्राई होना स्टार्ट हो जाती हैं। और इसके अलावा जो है मीना मेटा डिजीज़ वो भी कॉज होती है, क्योंकि जब हम वो पानी पीते हैं ह्यूमन बॉडी में जाता है तो क्या होता है, मीना मेटा डिजीज़ जो है वो कॉज होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं BOD स्टैंड्स फॉर। BOD से क्या मुराद है, हमने पीछे ऊपर BOD का जिक्र किया था। तो यहाँ पे BOD से क्या मुराद है, वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से मुराद क्या है यहाँ पर, कि जितनी ऑक्सीजन बायोलॉजिकल लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होती है तो वो उतनी अमाउंट में हमारे पास ऑक्सीजन होनी चाहिए। अगर हमारे पास उस अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो क्या होगा कि जो ह्यूमन बॉडीज़ हैं या जितनी भी वाइल्ड लाइफ बॉडीज़ हैं वो क्या होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है उनका सारा लाइफ साइकिल, और वो उनकी जो है वो डेथ अकर होना स्टार्ट हो जाती है। तो BOD स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट हमारे पास है 5 जून इज़ ऑब्जर्व्ड एज। हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। ये नेशनल डे है, जिस तरह से मदर्स डे है, फादर्स डे है, टीचर्स डे है। तो हमारे पास जो 5 जून है वो इन्वायरमेंटल डे के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमेंट फैक्ट्री लेबर्स आर प्रोन टू। अब जो सीमेंट फैक्ट्री के लेबर्स हैं वो किस वजह से सबसे ज़्यादा मतलब बीमारियों का शिकार हो रहे होते हैं, वो है साइटोसिलोसिस। साइटोसिलोसिस डिजीज़ है जिसमें जो है हमारे पास जो फैक्ट्रीज़ के लेबर्स हैं उनको अफेक्ट कर रहा होता है, उनकी जो है लंग्स वगैरह में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉइस इज़ मेजर्ड ड्यूरिंग साउंड मीटर एंड द यूनिट इज़। जो नॉइस है हम लोग सब जानते हैं कि उसको साउंड मीटर से जो है वो मेजर किया जाता है, और उसका यूनिट जो है वो हम डेसिबल लगाते हैं। वट इज़ द सोर्स ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स तो बन रहे हैं, लेकिन वजह क्या है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनने की, तो वो है पावर स्टेशंस एंड इंडस्ट्रीज यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स एंड एग्जॉस्ट फ्यूम्स ऑफ मोटर व्हीकल्स। जो भी पावर स्टेशंस या फिर इंडस्ट्रीज से जितने भी फॉसिल फ्यूल्स यूज़ होते हैं उनके जलने से जो हमारे पास फ्यूम एग्जॉस्ट होते हैं, इंडस्ट्री से जितना भी स्मोक निकलता है, मोटर व्हीकल से जितना भी स्मोक निकलता है, ये सारा ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो कोज कर रहा होता है। सारी एयर पोल्यूशन का बाइस हमारे पास ये पावर स्टेशंस, इंडस्ट्रीज़ और हमारे पास जो मोटर व्हीकल्स हैं उसकी वजह से हमारे पास ये एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड सबसे ज़्यादा रिलीज़ कर रहे होते हैं, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ। बायोस्फीयर्स हमारे पास इसकी भी लेयर्स हैं, हमारे पास लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।